ठीक है, तो हम सभी आज तीसरा चैप्टर छठा क्लास का ज्योग्राफी का देखते हैं, जिसमें दिया है कि निम्न दिए गए प्रश्नों पर विचार करें। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है और सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने को परिक्रमण कहते हैं। तो आंसर सी हो जाएगा, एक और वो दो दोनों सही होता है। ठीक है, इसमें दिया है डिस्क्राइब में कि पृथ्वी जो सूर्य की गति लगा करती है परिक्रमण कहते हैं, और एक परिक्रमा इस परिक्रमा को पूरा करने के लिए 365 दिन 6 घंटे लगते हैं, ये भी याद रखना है। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी हुई है, कितने डिग्री झुकी है, तो 23.5 डिग्री झुकी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रदीप्ति वृत्त किसे कहते हैं? प्रदीप्ति वृत्त किसे कहते हैं? ग्लोब पर वह वृत्त जो तापमान को विभाजित करता है। ग्लोब पर वह वृत्त जिसके द्वारा किसी स्थान की सही स्थिति ज्ञात की जा सकती है, या फिर ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन और रात को विभाजित करता है। तो प्रतिदीप्ति किसको कहते हैं? तो ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन और रात को विभाजित करते हैं उनको प्रतिदीप्ति वृत्त कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। दिया हुआ है 4 नंबर क्वेश्चन की कौन सा ऋतुओं में परिवर्तन का कारण है? ऋतु परिवर्तन का कारण क्या होता है? तो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन ही ऋतु का कारण होता है। डिस्क्राइब देख लेते हैं कि सामान्यतः एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, बसंत, शरद ऋतु में विभाजित किया जाता है, और ऋतु में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति के परिवर्तन के कारण, पृथ्वी की स्थिति के परिवर्तन के कारण होता है। आंसर याद रखना है। दिया है कि नेक्स्ट क्वेश्चन कि 21 जून को पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है और सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। इसके परिणाम स्वरूप अधिक ऊष्मा प्राप्त होता है। किधर? तो उत्तरी गोलार्ध में। इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है। तो जब सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है तो पृथ्वी की इस अवस्था को क्या कहते हैं? तो उसे कहेंगे उत्तरी अयनांत, क्योंकि सूर्य किधर है? उत्तरी गोलार्ध में है, तो उसे कहा जाएगा उत्तरी अयनांत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया है कि दक्षिण अयनांत के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें। दक्षिण अयनांत, तो उत्तर अयनांत में क्या था? सूर्य उत्तरी ध्रुव के तरफ था, तो दक्षिणी अयनांत में दक्षिण ध्रुव सूर्य की ओर झुका होता है। सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती हैं। दक्षिणी गोलार्ध पर छोटे दिन एवं लंबी रात वाली ऋतुएं होती हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो अभी ऊपर देखिए थे कि उत्तरी ध्रुव पे सूर्य रहेगा, तो उत्तर अयनांत यानी दक्षिणी ध्रुव सूर्य की ओर है, तो ये दक्षिण अयनांत सही है। आप जानते हैं कि ये दक्षिण में यहाँ पे जो होता है ये मकर रेखा होता है, और यहाँ सूर्य की किरण मकर रेखा पे ही दक्षिण में पड़ेगी, तो ये भी सही है। दक्षिणी गोलार्ध पर छोटा दिन और लंबी रात वाली ऋतु होती है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर गलत। तो आंसर क्या होगा सही? 1 और 2। तो दक्षिणी गोलार्ध पे कैसे दिन और रात होते हैं? तो देखते हैं कि दक्षिणी गोलार्ध बहुत बड़े भाग में प्रकाश प्राप्त करता है। जब दक्षिण ध्रुव की तरफ सूर्य होगा तो वहां पे बड़े भाग में प्रकाश प्राप्त होगा, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन और छोटी रात वाली ग्रीष्म ऋतु, लंबा दिन छोटी रात वाली ग्रीष्म ऋतु होती है, और इसे पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिण अयनांत कहा जाता है। 1 और 2 सत्य है, 3 असत्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विषुवत के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में से कौन से सत्य हैं? तो कौन से सत्य हैं? तो इस अवस्था में विषुव के संदर्भ में बोला है कि विषुव के संदर्भ में इस अवस्था में सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं, बिल्कुल सही है। पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं, विषुव पे होते हैं, कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता है, ये भी सही है। ठीक है, तो आंसर इसका डी हो जाएगा। डिस्क्राइब देखते हैं कि क्या दिया है कि 21 मार्च, ये याद रखना है, 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं। 21 मार्च और 23 सितंबर को विषुवत वृत्त पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, इसे ही विषुव कहा जाता है। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, याद रखना है 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद होती है, जबकि दक्षिणी में गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है, और 21 मार्च को स्थिति इसके विपरीत होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है लीप यानी कि अधिवर्ष में कितने दिन होते हैं। तो लीप वर्ष में कितने दिन होंगे, 366 दिन। जो 6 घंटा होता है वो ऐड होकर के 4 वर्ष में 6 चौका 24 घंटा हो जाता है और 24 घंटा अर्थात एक दिन का अंतर आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हम नेक्स्ट चैप्टर आ गया हमारा चौथा, मानचित्र। दिया हुआ है कि भौतिक मानचित्र में किन्हें शामिल किया जाता है। भौतिक मानचित्र में किसे शामिल किया जाता है, तो देखते हैं। इसमें शामिल हो जाएगी पर्वत भी आते हैं, पठार, मैदान और महासागर। देश या राज्य की सीमा ये सब भौतिक मानचित्र में नहीं आती हैं, तो आंसर हो जाएगा सी नंबर, पर्वत, पठार, मैदान, महासागर। ये सब भौतिक मानचित्र में शामिल किए जाते हैं। आगे देखते हैं हम लोग। दिया हुआ है कि अगर वही देश की सीमा नहीं आया था भौतिक में, तो राज्य, नगर, शहर, गांव, विश्व के विभिन्न देश व राज्य और उनकी सीमा को दर्शाने वाले मानचित्र को क्या कहेंगे, तो ये राजनीतिक क्षेत्र में आएंगे। राज्य, शहर, गांव, विश्व, राज्यों और उनकी सीमाओं को दर्शाएगा कौन, राजनीतिक। पहाड़, पर्वत ये सब कौन दर्शाएगा, तो भौतिक। नेक्स्ट देखते हैं। दिया हुआ है कि थीमेटिक मानचित्र में कौन कौन शामिल होता है। थीमेटिक में कौन कौन आएगा, तो देखते हैं। सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र और वन और उद्योग के वितरण दर्शाने वाले मानचित्र। तो 3 मानचित्र हम लोग पढ़े हैं, एक भौतिक और एक राजनीतिक और एक थीमेटिक। तो भौतिक में क्या था, पर्वत पहाड़ थे, और राजनीतिक में देश राज्य की सीमाएं थी, और थीमेटिक में सड़क, वर्षा, वन और उद्योग को दर्शाने वाला मानचित्र को थीमेटिक मानचित्र कहेंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है क्वेश्चन कि मानचित्र के संबंध में किन दिशाओं को प्रधान दिग बिंदु कहा जाता है। प्रधान दिग बिंदु किनको कहेंगे, मानचित्र को दर्शाने में तो उत्तर दिशा भी दर्शाया जाता है, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ये 4 दिशाएं मिलते हैं मानचित्र पे, तो इनको ही कहा जाता है प्रधान दिग बिंदु, यानी कि आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मानचित्र के संदर्भ में रूढ़ प्रतीक किसे कहा जाता है। रूढ़ वो शब्द होता है जिसका मीनिंग कभी न बदले। जो चिन्ह प्रतीक जिस चीज को दिखाएगा वो हमेशा वो प्रतीक उसी वस्तु के लिए होगा। तो जिन प्रतीक का उपयोग के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय सहमति हो, जिन प्रतीकों के उपयोग के संदर्भ में राष्ट्र स्तर पर सहमति हो, या जिन प्रतीकों के द्वारा प्राकृतिक स्वरूपों को दर्शाया जाता हो, या उपयुक्त सभी। तो रूढ़ प्रतीक किसे कहेंगे, ठीक है। तो रूढ़ प्रतीक कहा जाता है जिन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय सहमति हो, यानी कि कई देश उस चिन्ह को अपनाएगा, हर देश उस चिन्ह को, उस वस्तु को ही दर्शाएगा, प्रत्येक देश, तो उसको कहा जाएगा रूढ़ प्रतीक। यानी कि ऐसा ना हो कि हमारा भारत देश जो है उस चिन्ह का उपयोग किसी चीज और के लिए करे, दूसरा देश किसी और के लिए, तो मानचित्र पे तो सब खिचड़ी पक जाएगी। इसलिए रूढ़ प्रतीक जो अंतर्राष्ट्रीय सहमति जिस प्रतीक को प्राप्त हो जाए। जैसे भवन दिखाना होता है, सड़क, पुल, वृक्ष, रेल की पटरियां, कुआं, ये सब दिखाना संभव नहीं होता है वहां पे। और जो चीज दिखाया जा सकता है उसको, जैसे पानी दिखाया जाता है, पर्वत दिखाया जाता है, तो उनके लिए जो चिन्ह हमारे यहाँ मान्य होगा भारत में, वही बाहर भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा कथन सत्य है। जो मानचित्र पैमाने पर आधारित न होकर याददाश्त और स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित हो उसे रेखा चित्र मानचित्र कहते हैं। यानी जो मानचित्र पैमाने पे न हो, हमारे याददाश्त स्थानीय प्रेक्षण पे आधारित हो, रेखा चित्र मानचित्र, या एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र खाका कहलाता है। क्या सही हो जाएगा इसमें से, ठीक है। तो इसमें दिया हुआ है कि जो याददाश्त है, उस जो हमें याद है स्थानीय प्रेक्षण पे आधारित है, वो तो रेखा चित्र, जो याद आएगा हम रेखाएं खींच करके मानचित्र बना देंगे, तो रेखा चित्र। और एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र, कोई छोटा क्षेत्र है, जैसे एक एक राज्य का बनाया जाता है मानचित्र, दिखाया जाता है कोई चीजें, वो उसको खाका कहते हैं। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, दोनों सही है।
और आगे चलते हैं, हमारा नेक्स्ट चैप्टर आ गया 5वां। दिया है कि पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल है, छठा क्लास का 5वां चैप्टर का एनसीईआरटी का क्वेश्चन आंसर है। देखिएगा कि जल मंडल में जल की कौन सी अवस्था को सम्मिलित किया जाता है। जल मंडल में जल की कौन सी अवस्था सम्मिलित होती है, तो जल मंडल में जल भी आएगा, बर्फ भी आएगा, जल वाष्प भी आएगा, तो आंसर हो जाएगा इसका डी। नेक्स्ट देखते हैं, जैव मंडल के अंतर्गत कौन से परिमंडल आते हैं। जैव मंडल, स्थल जल, जल और वायु, स्थल एवं वायु, स्थल जल मंडल और वायुमंडल। आंसर क्या हो जाएगा, ये तीनों जैव मंडल में आएंगे, स्थल जल और वायुमंडल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम सभी। दिया हुआ है कि विश्व का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है। विश्व, ये हमेशा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होता है, तो विश्व का सबसे ऊंचा शिखर पूछेगा तो वो हो जाएगा माउंट एवरेस्ट। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट होता है। इसकी अगर ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जाता है तो विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट है। समुद्र तल से ऊंचाई 8848 मीटर ऊंचा होता है। और वही केटू जिसका नाम गॉडविन ऑस्टिन है, जो समुद्र तल से 86 से 11 मीटर ऊंचा रहता है। और तीसरा होता है कंचनजंगा, जो समुद्र तल से 8556 मीटर ऊंचा है। ठीक है, लेकिन नोट में भी दिया है कि कुछ स्रोत में एवरेस्ट की ऊंचाई 8850 और कंचनजंगा को 8598 दिखाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कि विश्व का सबसे गहरा भाग किस महासागर में है। विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर है। तो पर प्रशांत महासागर में मेरियाना गर्त जो है, ये विश्व का सबसे गहरा भाग है। प्रशांत महासागर में मेरियाना गर्त गहराई 11,022 मीटर है और कुछ स्रोत में 11,033 मीटर भी दिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से पृथ्वी के महाद्वीपों के आकार के अनुसार सही क्रम में सजाइए। आकार के अनुसार सही क्रम में सजाना है तो क्या हो जाएगा आंसर, तो सबसे पहले आएगा एशिया, एशिया के बाद अफ्रीका, अफ्रीका से बड़ा उत्तरी अमेरिका, उससे दक्षिणी अमेरिका, फिर अंटार्कटिका। ये हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, ये क्या क्वेश्चन था कि आकार के अनुसार सही क्रम में दर्शाना था। आगे देख लेते हैं और भी, ये तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग था, लेकिन सही क्रम पृथ्वी के महाद्वीपों का क्या है, तो सबसे पहले एशिया महाद्वीप, उसके बाद अफ्रीका महाद्वीप, फिर उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यहीं तक था। उसके आगे भी देख लेंगे यूरोप, और उसके बाद आता है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एशिया तथा यूरोप को अलग करने वाली स्थलीय संरचना में शामिल है। एशिया और यूरोप को कौन सी स्थलीय संरचना जो है अलग करती है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा यूराल पर्वत और यूराल नदी। एशिया और यूरोप को अलग करने का काम यूराल पर्वत, यूराल नदी करते हैं, यानी आंसर नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन दिया हुआ है, वह कौन सा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत वृत्त तीनों गुजरती है। महाद्वीप बताना है जिससे कर्क भी गुजरे, मकर भी गुजरे और विषुवत भी गुजरे, तो वो हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप जिससे तीनों रेखाएं होकर के गुजरती हैं। विषुवत वृत्त को ही 0 डिग्री अक्षांश भी कहते हैं, और यह 0 डिग्री अक्षांश इस महाद्वीप के यानी अफ्रीका महाद्वीप के लगभग मध्य भाग से होकर के गुजरती है। ठीक है, तो अफ्रीका जो क्या है, एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। एशिया के बाद दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। नेक्स्ट देखते हैं, एशिया को अफ्रीका से अलग करने वाला नहर कौन सा है। एशिया को अफ्रीका से अलग करने वाला नहर स्वेज नहर। एशिया को अफ्रीका से अलग करने वाला स्वेज नहर है। ठीक है, और ये स्वेज नहर दिया हुआ है कि मिस्र के सिनाई प्रायद्वीप में बनाई गई स्वेज नहर विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम नहर है। यह नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है और एशिया महाद्वीप को अफ्रीका से अलग करती है। दोनों याद रखना, जो स्वेज नहर है भूमध्य सागर लाल सागर को जोड़ेगा और एशिया को अफ्रीका से अलग करेगा।
1869 में इस नहर को जहाजों के आवागमन के लिए खोल दिया गया, जिसके कारण यूरोप और एशिया के बीच की दूरी काफी कम हो गई। उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप किस देश में मिलते हैं? उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका किस देश में मिलेगा महाद्वीप? तो ये पनामा, ठीक है, पनामा जो है देश की पूर्वी सीमा से ये जुड़े हुए हैं, पनामा जल संधि भी कहा जाता है। आगे चलते हैं, दिया हुआ है कि दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के संदर्भ में नीचे दिए गए कथन पे विचार कीजिए। कथन क्या है? दक्षिणी अमेरिका से जुड़ा हुआ, तो इस महाद्वीप के पूर्व प्रशांत महासागर और पश्चिम में अटलांटिक महासागर है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज इसके उत्तर से लेकर दक्षिण की ओर फैली हुई है। और तीसरा है कि इस महाद्वीप में विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी बहती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि बोला है कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पूरब में प्रशांत है, तो ये गलत है। पूरब नहीं, ये जो है पश्चिम में प्रशांत महासागर है और पूरब में अटलांटिक महासागर है, उल्टा दे दिया है, ये हो जाएगा गलत। दूसरा है कि विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज इसके उत्तर है, यानी कि दक्षिण अमेरिका के उत्तर में है सबसे बड़ा लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज, तो ये सही है। और इस महाद्वीप में विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन बहती है, दक्षिण अमेरिका में ही बहती है, तो ये भी सही है। तो आंसर हो जाएगा बी, 2 और 3 सही है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन दिया है कि किस महाद्वीप को द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है? किस महाद्वीप को द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया याद रखना है। क्यों कहा जाता है? कि यह चारों तरफ से महासागर और समुद्रों से घिरा हुआ है। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है जो कि पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में है। अंटार्कटिका महाद्वीप के संदर्भ में बताना है। अंटार्कटिका महाद्वीप दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के पूर्वी किनारे पे है। जो दक्षिणी ध्रुव है वो अंटार्कटिका महाद्वीप के पूर्वी किनारे पर है, गलत हो जाएगा। और यह किसी भी प्रकार का स्थायी निवास नहीं, मानव निवास नहीं है, तो ये सही हो जाएगा। क्योंकि जो अंटार्कटिका है ये जो है दक्षिणी गोलार्ध में है, ठीक है, दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में है, न कि पूर्वी में है, इसलिए पहला जो है कथन असत्य था। नेक्स्ट देखते हैं कि आकार के आधार पे महासागरों का सही क्रम बताना है। आकार के आधार पे तो देखते हैं, आकार के आधार पे तो सबसे पहला प्रशांत महासागर, उसके बाद अटलांटिक महासागर, उसके बाद हिंद महासागर, फिर दक्षिण महासागर और लास्ट में आर्कटिक महासागर। तो इसको डिस्क्राइब में देख लेते हैं। आकार की दृष्टि से उनका क्रम है, सबसे पहले प्रशांत, फिर अटलांटिक, फिर हिंद, फिर दक्षिण महासागर और फिर आर्कटिक महासागर। ठीक है, नेक्स्ट दिया है कि इनमें से जो कथन है ये किस महासागर से संबंधित है। ये जो विशेषताएं दिया गया है नीचे वो किस महासागर का? यह महासागर पृथ्वी की 1/3 भाग पर फैला है, अर्थात इसका क्षेत्रफल सभी महाद्वीप के कुल क्षेत्रफल से भी बड़ा है, तो वो तो प्रशांत का है। यह अन्य महासागर की अपेक्षा अधिक गहरा है। मेरियाना गर्त सबसे गहरा था, यानी कि प्रशांत का एग्जाम्पल ये भी हो गया। और इस महासागर के एक और एशिया और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप हैं, तो दूसरी ओर दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है, तो ये भी प्रशांत महासागर का ही बात कर रहा है। तो ये प्रशांत महासागर के तीनों विशेषताएं हैं। ठीक है, मेरियाना गर्त याद रखेंगे प्रशांत महासागर में ही है। नेक्स्ट दिया हुआ है कि कारण पर, कथन और कारण पर विचार करें। दिया कि अटलांटिक महासागर की तटरेखा पोताश्रय एवं पत्तन के निर्माण के लिए आदर्श मानी जाती है, तो बिल्कुल सही है। अटलांटिक महासागर की तटरेखा पोताश्रय और पत्तन के निर्माण के लिए सही है। अटलांटिक महासागर की तटरेखा सीधी और चौड़ी है, ये हो जाएगा गलत। तो ए सही है बट आर जो है वो गलत है। ठीक है, आंसर हो जाएगा। इसमें दिया हुआ है डिस्क्राइब में कि जो अटलांटिक महासागर की तट रेखा है वो बहुत दंतुरित, वहां सीधा बोला था, ये दंतुरित यानी कटी फटी है, अनियमित है। दंतुरित तट रेखा पोताश्रय, प्राकृतिक पोताश्रय और पत्तन के लिए आदर्श स्थिति है। व्यापार की दृष्टि से सबसे व्यस्त महासागर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि कथन और कारण पर विचार करना है।
दिया है कि पृथ्वी के तापमान में वृद्धि को भूमंडलीय तापन कहते हैं, और यह जो भूमंडलीय तापन होता है ये कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि से होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, दोनों सही है, कथन और कारण दोनों सही है। ठीक है, पृथ्वी के तापमान में वृद्धि को भूमंडलीय तापन कहेंगे और ताप बढ़ने का कारण कार्बन डाइऑक्साइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित दिए गए युग्मों को सुमेलित कीजिए। दिया हुआ है प्रशांत महासागर, तो प्रशांत महासागर किससे संबंधित है, तो ये लगभग वृत्ताकार है, लगभग वृत्ताकार है प्रशांत महासागर। अटलांटिक महासागर कैसा दिखता है, तो ये अंग्रेजी भाषा के एस अक्षर के समान। हिंद महासागर त्रिभुजाकार, और आर्कटिक महासागर हो जाएगा उत्तर ध्रुव के चारों ओर। ठीक है, तो ये इसका सुमेलित हो गया। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए डिस्क्राइब में भी कि अटलांटिक महासागर एस के अक्षर की तरह है। हिंद महासागर जो ऐसा है कि वो उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका और पूर्व में ऑस्ट्रेलिया त्रिभुजाकार है। आर्कटिक महासागर उत्तरी ध्रुव वृत्त से 67.5 डिग्री उत्तर में स्थित है, उत्तरी ध्रुव के चारों ओर फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायुमंडल में मध्यमंडल किन दो मंडलों के बीच पाया जाता है। ठीक है, तो वायुमंडल और मध्यमंडल दोनों के बीच में कौन से मंडल पाए जाते हैं, तो आंसर हो जाएगा समताप और आयन मंडल। ये वायुमंडल में मध्यमंडल के दो मंडलों के बीच है। जो मध्यमंडल होता है वो समताप और आयन के बीच में पाया जाता है। ठीक है, तो डिस्क्राइब इसका दिया हुआ है, देख लेते हैं कि वायुमंडल में पृथ्वी को, इन परतों को पृथ्वी की सतह से शुरू करते हुए देखिएगा, सबसे नीचे क्षोभ मंडल, उसके ऊपर समताप, फिर मध्यमंडल, फिर आयन मंडल, फिर बहिर्मंडल। ठीक है, तो अधिकतम वैज्ञानिक उपकरण रेडियो सोंडे, रवि सोंडे, रडार उपग्रह, रॉकेट, सेंसर, ये सब की सहायता से प्रभावी वायुमंडल की ऊंचाई का 16 से 29,000 किलोमीटर तक का अध्ययन किया गया है, किंतु सागर तल से 800 किलोमीटर ऊंचाई तक का वायुमंडल सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया हुआ है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन गैस सभी प्रकार की जीवधारियों की वृद्धि में सहायक होती है, तो बिल्कुल सही है, नाइट्रोजन गैस सभी प्रकार की जीवधारियों की वृद्धि में सहायक है। फिर दिया हुआ है कि कार्बन डाइऑक्साइड के पेड़ पौधों की वृद्धि में सहायक होती है, तो ये भी बिल्कुल सही है, तो आंसर हो जाएगा इसका सी नंबर। नेक्स्ट चैप्टर आ गया छठा क्लास का छठा चैप्टर।